नमस्कार, मैं हूँ अर्चना सिंह और आज आपके साथ जुड़ी हूँ, जो आज का सबसे ताज़ा मुद्दा है, जिस पर लोग बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी और नवीन जिंदल को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। न नुपुर शर्मा की बात ज़्यादा करूँगी क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो एक टीवी डिबेट में था और जब बातचीत होती है तो कई बातें ऐसी हैं जो आप बोल देते हैं, अक्सर हम टीवी डिबेट पे सुनते हैं, हालाँकि नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। और नुपुर शर्मा ने जो कहा मैं मानती हूँ वो फैक्ट्स हैं, उन्होंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं कही। अब सच कड़वा है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको बर्खास्त क्यों किया? ख़ास तौर पर बीजेपी को लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है कि वो कड़े फ़ैसले लेते हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। लेकिन हमने देखा है कई बार कि जब कोई ऐसी बात होती है जिससे उनको लगता है कि लोगों के बीच में वैमनस्य फैलेगा या देश में कुछ परेशानी होगी या देश में एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है और उस नैरेटिव में हिंदू मुसलमान को आमने-सामने खड़ा किया जाएगा या किसी भी 2 पक्ष को आमने-सामने खड़ा किया जाएगा, तो वो उससे पीछे भी हट जाते हैं। चाहे ये हमने किसान आंदोलन में जो 3 कृषि कानून हैं, उनको वापस लेने के दौरान देखा हो या फिर अभी नुपुर शर्मा को हटाए जाने की बात। हमें ध्यान रखना होगा कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई, चाहे कपिल मिश्रा को लेकर हो, जब दिल्ली दंगे की बात हुई, उनके एक बयान को कहा गया कि इसी की वजह से पूरा झगड़ा हुआ, इसी की वजह से दिल्ली में दंगे हुए। पूरी तरह से दोष कपिल मिश्रा पर डालने की कोशिश की गई लेकिन पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया उनके खिलाफ। उनको पार्टी में वैसे ही बने रहे, जिस पद पर वो थे वैसे ही पद पे आज भी वो कायम हैं। तो इस बार नुपुर शर्मा पर एक्शन क्यों? इसकी बड़ी वजह समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कोशिश की जा रही थी कि एक अलग नैरेटिव गढ़ा जाए। मुसलमानों को दिखाया जाए कि वो बेचारे हैं इस देश में और इसका संदेश पूरी दुनिया में भेजा जाए। इस्लामिक देशों ने विरोध किया, इस्लामिक देशों ने जो हमारे राजदूत हैं वहाँ उनको बुलाया, उनको तलब किया, उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है भारत में। और जो इस्लामिक देशों का मीडिया है उसने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा, जबकि सोचिए ये एक टीवी डिबेट में हुई बात थी। टीवी डिबेट का मुद्दा था, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया। और जब कोई मुद्दा इस स्तर पे अगर उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, अगर किसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो समझिए वो बात छोटी नहीं है या उसके पीछे छोटे लोग नहीं हैं या उसके पीछे जो साजिश है, जो कोशिश है, वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसकी एक झलक आपने देख ली होगी, जो कानपुर में हुआ। कानपुर दंगों को किस तरह से भड़काया गया। उस समय जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, तब उस दौरान इन दंगों को भड़काना ये साफ बता रहा है कि किस तरह का नैरेटिव, किस तरह का एजेंडा सेट किया जा रहा था और इसमें भारत के खिलाफ बात की जा रही थी। देश को जलाने के लिए एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही थी ताकि भारत को जलाया जा सके। और ध्यान रखिए जब देश में कुछ होता है तो हिंदू या मुसलमान या कोई एक वर्ग, कोई एक धर्म, कोई एक संप्रदाय नहीं, सभी प्रभावित होते हैं। क्योंकि देश अगर आगे बढ़ेगा, देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, इससे बहुत लोगों को परेशानी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरह से इसमें वो रोड़ा अटका पाएँ। क्योंकि जब वो देखते हैं कि कोरोना के 2 साल उसके बावजूद भी देश अगर पटरी पे आ गया है, पटरी पे चल रहा है, बाकी देशों की तुलना में देश अच्छा कर रहा है, प्रधानमंत्री की तारीफ़ हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो उनको लगता है कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये सब नेस्तनाबूद हो जाए और हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएँ। इसमें 2 बातें मैं आपको कहूँगी। पहली बात तो ये कि हमें ये मानना होगा कि हिंदू और मुस्लिमों में फ़र्क है। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि शिवलिंग को जब इतनी सारी बातें कही गईं, तो हमने तो कुछ नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई उस तरफ के लोगों की। तो ऐसा ही है, हमारे लोगों को, हमारे भगवानों को, हमारे इष्ट को अगर कहा जाएगा, तो हम सहिष्णु हैं। हमारे अंदर इतना सब्र है, इतनी समझ है कि हम इसको इस तरह से नहीं लेते कि हम किसी के सर काटने का ऐलान कर दें या हम किसी की हत्या की बात कहें, क्योंकि हम इसको कभी भी सही नहीं मानते। हिंसा को सनातन ने कभी सही नहीं माना है। हिंसा से सनातन नहीं फैला है और यही हमारी मूल प्रकृति है, जो आज भी नज़र आती है, चाहे हम कोई भी बात कहें। लेकिन दूसरी तरफ आप मुस्लिमों को देखेंगे, तो वो छोटी-सी बात को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर उनके नबी और पैगंबर की बात हो, तो वो इस बात को नहीं सुनते, नहीं बर्दाश्त करते, चाहे वो भले ही फैक्ट हो, सच हो, तथ्य हो, नहीं सुनते। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा है और इस एक बात को आधार बनाकर अगर देश को जलाने की कोशिश हो रही और साथ ही जो बातचीत, जो तथ्य हम कहते हैं, उनसे भटकाने की कोशिश हो रही है, तो शायद ये कदम ठीक है, जो इस वक़्त उठाया गया। कभी-कभी घाव पर पपड़ी आ जाए, इसके लिए
फ़ौरन मलहम की ज़रूरत होती है। और ये जो बर्खास्तगी है, ये जो निष्कासन है, ये जो सस्पेंशन है, ये उसी का काम करेगा, मैं ये मानती हूँ। ये इसको हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा, एक ब्रॉडर वे में देखना होगा, संकुचित उसमें नहीं देखना होगा कि इसका क्या फ़ायदा है देश को। इसमें किस तरह से, क्योंकि आप चाहे हिजाब की जब आप बात करते हैं, तो आप हिजाब के साथ किताब का मुद्दा उठा देते हैं कि बच्चों को आप हिजाब पहनाना चाहते हैं, लेकिन किताब नहीं देना चाहते। आप हिजाब के ऊपर किताब के ऊपर हिजाब को तरजीह दे रहे हैं, तो उनके पास बोलने के लिए तर्क नहीं होता। जब आप 3 तलाक की बात करेंगे, तो वो उनके अंदर के समाज से लोगों की माँग उठती है, तो उनके पास तर्क नहीं होता देने के लिए। ज्ञानवापी मंदिर सबसे ताज़ा उदाहरण है, ज्ञानवापी मंदिर, जिसमें उनके पास तर्क नहीं है। वो सिर्फ़ 1991 के कानून की बात करते हैं, जबकि हमारे पास तर्कों की भरमार है, तारीख सहित, तथ्य सहित, किताबों सहित, उनके रेफ़रेंसेस के साथ, पेज नंबर के साथ, पैराग्राफ के साथ है, जो उनके पास नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए, जब इंसान के पास तथ्य नहीं होते हैं, तो वो मुद्दे को या तो अटकाता है, अटका पा नहीं रहे, लटकाता है, लटका भी नहीं पा रहे, तो वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। जब देखिए आपस में भी कभी हमारी किसी से बातचीत हो, बहस हो, तो कोई व्यक्ति जिसके पास तथ्य नहीं होता है, वो बड़ी आधारहीन बात करता है और हमेशा उस बातचीत को, उस सार्थक बहस को निरर्थक करने के लिए उसको डीरेल करने की कोशिश करता है। यही कोशिश है ये, और ये कोशिश इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें देश को जलाने की साजिश रची जा रही है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बड़े स्तर पे सेट किया जा रहा था, जिसकी हवा निकाल दी है बीजेपी ने ये कदम उठाकर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ ये कदम उठाकर, क्योंकि फ़िलहाल ये मुद्दा शांत हो, ये बहुत ज़रूरी था। भारत की इमेज कहीं ख़राब ना हो, ये भी ज़रूरी थी। इसके पहले आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इमेज को लेकर ही ये काम किया गया, इसमें देशहित सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि अगर इमेज की बात होती, तो जब रूस को लेकर भारत ने अपना जो पक्ष रखा, जो यूक्रेन और रूस के दौरान भारत का पक्ष रहा, उसको लेकर भी बड़ी आलोचना हुई, उसको लेकर भी बहुत चीज़ें कही गई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया, लेकिन क्या भारत कभी दबाव में आया? नहीं आया। इसके अलावा जब दिल्ली दंगे हुए, तो पार्टी पर बहुत दबाव बनाया गया, कपिल मिश्रा के लिए कहा गया कि उनको हटाना चाहिए, उनकी वजह से दंगे हुए, लेकिन क्या दबाव में आए? नहीं आए। तो जब अगर कोई कदम उठाया गया है, अगर कभी-कभी आपको रेस जीतने के लिए ना 2 कदम पीछे हटना होता है, तो इसको आप उसी तरह से देख लीजिए कि शायद 2 कदम पीछे हटना इस वक़्त समय की माँग थी, इस वक़्त देश की ज़रूरत थी, और उसी दशा में उठाया गया ये कदम है। आपकी नाराज़गी होगी, ज़ाहिर-सी बात है, मुझे भी नाराज़गी है, और मैं नुपुर शर्मा के साथ हूँ, एक महिला होने के नाते। जिस तरह से वो कह रही हैं कि उनके परिवार को खतरा है, धमकियाँ दी जा रही, सोचिए किस स्तर तक बात चली जाती है कि अगर आपने कुछ कह दिया, तो धमकियाँ मिलने लगेंगी आपके परिवार, और आपकी जान को खतरा हो जाएगा। यहाँ मैं दूसरी बात जो मैं कहने वाली थी, वो ये है कि हम क्यों कहें? हम ये बात ही ना करें। जो चीज़ है, जो हमें पता है कि अगर जिस चीज़ को लेकर वो मुद्दा बहुत बड़ा बना सकते हैं, और उसमें तथ्य क्या है, क्या नहीं है, क्या सही, क्या गलत, इस पर विचार ही नहीं होगा, वो बात ही हम ना कहें। हम क्यों मुद्दों से भटकें? हमारे पास क्या मुद्दों की या तथ्यों की कमी है किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए? अगर तथ्य है, तो तथ्य पर रहें। भटकने की अगर कोई कोशिश करे, तो उसे भटकने ना दें। इसीलिए खुद पर भी थोड़ा संयम रखें, क्योंकि हमें सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, जो भी हमारे आस-पास जितने भी धर्म के लोग हैं, उन सब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सोचना है, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।